हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग बच्चों। मैं हूं विवेक सिंह, फ्यूचर आई18 पे आपका स्वागत है। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे और मोटिवेटेड होंगे, क्योंकि बच्चों हम लोग जेईई मेन का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और पिछली क्लास में हमने मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ा रखा है और स्टैटिस्टिक्स भी। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन अगर किसी बच्चे से गलत हुआ तो समझ लेना, फिर आएंगे आप लोगों के घर पे और जिसका भी मैसेज आया वैसे नहीं होता है बच्चों। आज तक का तो रिकॉर्ड है, कोई बच्चा गलत नहीं करता है, आप भी नहीं करोगे, मेरा ये रिकॉर्ड मेंटेन रखोगे। और अगली चीज़ क्या है कि हमने आपको जैसे हिंट दे दिया था कि अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, और इस प्रोबेबिलिटी के साथ अपना अलजेब्रा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका प्रोबेबिलिटी जो है वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो जेईई मेन और जेईई एडवांस के जो क्वेश्चन आएंगे, मैं इतना श्योर शॉट हूँ बच्चे कि वो एडवांस में तो कहना ही क्या है, बहुत फेवरेट टॉपिक है। एडवांस के जो टॉपिक होते हैं उसमें 5-6 टॉपिक फेवरेट हैं। एक वेक्टर 3D, अगर लिखना हो तो लिख लीजिए वेक्टर 3D। वैसे मैं आगे कभी मोटिवेशनल वीडियो में सारी चीज़ें बता दूंगा। वेक्टर 3D, कॉम्प्लेक्स नंबर को गोली मारो, वेक्टर 3D, कोनिक सेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेफिनेट इंटीग्रेशन, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट एंड प्रोबेबिलिटी, मतलब कैलकुलस के 2 सेक्शन, एओडी और डेफिनेट इंटीग्रेशन, अलजेब्रा का आपका मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका वेक्टर 3D ज्योमेट्री का वेक्टर, और इधर आपका कोनिक सेक्शन। तो आप ऐसे कह सकते हैं ये 6 हैं। 6 अगर तैयार कर लेंगे तो 60 से 70% वैसे ही स्कोर हो जाता है। तो बच्चों मैं ये कह रहा था कि ये प्रोबेबिलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है क्या, जैसा कि हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स ऑफ चांस, किसी भी इवेंट के होने का जो चांस है उसी का जो कैलकुलेशन करते हैं उसी टर्म को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। हिंदी में इसको प्रायिकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए 100% में अगर हमारे सिलेक्शन के 50% चांसेस हैं तो उसी चीज़ को बोला, जिसमें मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपके लिए। मैं आपके लिए तो चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए, 101% हो, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। विवेक सर का अगर सिलेक्शन का चांस 50% है तो विवेक सर के सेलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 1/2 होगी। तो ये 50% को आपने 1/2 कैसे लिखा, तो 50 इन 100, तो 1 में कितना होगा, तो 1/2, इस तरह से कैलकुलेट किया। तो इसमें कुछ टर्म रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अगर मैं ब्रीफ आइडिया दूं पहले दिन कि क्या क्या हमें पढ़ना होगा और उसी ऑर्डर में पढ़ाऊंगा आपको, तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। चाहे तो लिख लीजिए, इन चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रैंडम एक्सपेरिमेंट। पहली चीज़ रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी में सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट, है ना। आज की क्लास में तो यही 3 केवल पढ़ेंगे। दूसरा होता है इसमें इवेंट। इवेंट में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट। उसके बाद क्या पढ़ा जाएगा, अलजेब्रा ऑफ इवेंट, अलजेब्रा ऑफ इवेंट, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए बट नॉट बी, 2, 3, 4 के लिए इवेंट के लिए पढ़ेंगे, मेनली 2 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये पढ़ा जाएगा। फिर फोर्थ, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे सिंपल प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी। ये थोड़ा लेंदी क्लास होगा, इसमें हम 3-4 क्लास लेंगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। डाइस से रिलेटेड एक क्लास होगी, प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्लास लेंगे, बहुत सी डिटेल में पढ़ाएंगे आपको बहुत अच्छे से। फिर फोर्थ हम लोग चले जाएंगे 12th के सिलेबस पे अपना एनसीईआरटी 12th कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिर 5वां होता है इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लिख सकते हो आप। फिर 6ठा होता है, एक ऑर्डर में ही लिखा जाए तो 6 हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर 7वां क्या पढ़ेंगे इसमें, तो टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी। 8वां पढ़ा जाएगा इसमें बेस थ्योरम, बेस थ्योरम।
ये बोर्ड के ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, बोर्ड में ये क्वेश्चन श्योर आता है इसका। इनफैक्ट जेई एडवांस 2019 में भी बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है 4 मार्क्स का। जेई एडवांस में लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन आए थे। लास्ट ईयर सेशन से बच्चों अभी हम 2020 में बात कर रहे हैं तो 2019 के है ना। ये 10 साल बाद वीडियो देखोगे तो उसके लास्ट ईयर चेंज हो जाएगा रिलेटिवली। फिर देखो 9वां इसमें पढ़ना है हम लोगों को। 9वां है आपका रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन। और स्टैटिस्टिक्स हमने जानबूझ के इसलिए पढ़ाया था ताकि आप मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल पढ़ सकें, इसलिए मैंने बताया है स्टैटिस्टिक्स पहले। और हाईली स्कोरिंग है ये भी एक रीजन था। और लास्ट टॉपिक है अपना बर्नौलीज ट्रायल्स एंड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जीम एंड जिया। ये तो ट्रेंडिंग टॉपिक है। इसमें कौन कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट है? एक तो ये बेस थ्योरम, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिपेंडेंट इवेंट, और कह सकते हो कि एक प्रकार से ये सिंपल वाला। ये 4 तो बहुत स्पेशल हैं, इनको तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। और जे एडवांस में जैसे लास्ट ईयर की हम बात करें तो सिंपल प्रोबेबिलिटी के आपके 2 क्वेश्चन आए थे, और आपका बेस थ्योरम का आपका 1 क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन टोटल थे। एक इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड था और एक क्वेश्चन सिंपल प्रोबेबिलिटी का था। तो बच्चों जेई मेन का जहाँ तक सवाल है, कोई एक पेपर, आप तो कई सारे पेपर लेता है जेई मेन, तो कोई भी पार्ट पूछ देता है। हम लोगों का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ें। मैं आपको इत्मीनान से पढ़ाऊँगा, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि भागम भाग चल रहा है। ये इस टॉपिक में आपको टाइम देना होगा। अब वहीं जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जाएंगे तो आपको पता चलेगा टैंजेंट एक दिन साफ़ कर दिए, नॉर्मल एक दिन साफ़ कर दिए, इस तरह से चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ हम जल्दीबाजी नहीं कर सकते, मेरी मजबूरी है। अगर जल्दीबाजी करूँगा तो कहोगे कि यार पढ़ भी लिए, कुछ हेल्प भी नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 पढ़ाऊँगा और इसी ऑर्डर में आपका हर चीज़। देखिए हमारे डिस्क्रिप्शन में क्या वीडियो का डिटेल तो लिखा ही रहता है, तो कई लोगों को ये पकाऊ टाइप का लगेगा तो वो सीधे सीधे भैया अपने डेफिनेशन पे आ जाएं। वैसे क्या क्या पढ़ना है ये तो हमें पता ही होना चाहिए ना। दौड़ रहे हैं, कहाँ जाना है पता ही नहीं है, और कहीं जाके कुएं में गिर जाएंगे, कहेंगे अरे यार कोई बताने वाला नहीं था, कहाँ दौड़ रहे थे कुछ पता ही नहीं चला। वो काम नहीं कर रहा है। क्या करोगे? मोटिवेटेड रहोगे और इन पूरे की धुलाई कर दोगे। मैं थ्योरी पूरा कवर करूँगा, एडवांस में कुछ एडवांस टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल में हम लोगों का काम है कि पहले जेई मेन में हर हाल में 200 प्लस पहुंच जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए। 100 के भी पेपर दें तो 200 प्लस आ जाए, मैं ये चाहता हूं आपको। तो ये है रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो मैंने कहा कि आज की क्लास में हम लोग का पहला टॉपिक रहेगा। अगले क्लास में इवेंट्स पढ़ लेंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी, इसमें 2-3 क्लास लग जाएगी आपकी। फिर ये मान के चलिए एक क्लास के हैं सब, एक क्लास में कंडीशनल, एक क्लास में मल्टीप्लिकेशन, एक में इंडिपेंडेंट। तो जितने नंबर्स गिन लीजिए आप, उस प्रकार से उतने क्लासेस होंगी। तो स्टार्ट किया जाए तो आप हेडिंग लिखो रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ रैंडम एक्सपेरिमेंट है, यहाँ कहीं रैंडम वेरिएबल लिखा हूँ, कन्फ्यूज मत होना इनसे। जैसे जैसे आएगा मैं एक एक करके 1 बाय 1 बताते जाऊँगा। बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट, जैसे अगर कोई एक्सपेरिमेंट 2 कंडीशन सेटिस्फाई करे तो उसको रैंडम बोलते हैं। हमने कितने बोले थे? 2 कंडीशन। ये विक्ट्री का भी साइन होता है। तो पहली कंडीशन क्या है कि उस एक्सपेरिमेंट के 1 से ज़्यादा आउटकम्स होने चाहिए। कोई भी एक्सपेरिमेंट है, अगर उसके 1 से ज़्यादा आउटकम्स हैं तो उसको हम लोग रैंडम की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन दूसरी ये भी है कि उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले हमें आउटकम्स के बारे में कोई एडवांस में नॉलेज नहीं है कि वो एग्जैक्ट कितना आउटकम्स आ रहा है। जैसे हमारे हाथ में एक कॉइन है, फेयर कॉइन है, हेड और टेल है दोनों तरफ, तो उसको टॉस करेंगे तो आपको ये पता है कि उसके 1 से ज़्यादा आउटकम्स हेड या टेल आ सकते हैं। लेकिन जब सिक्का हवा में उछल रहा है ना, तो ऐसे नहीं गिन के बता देंगे चिड़िया का पैर गिन के कि अच्छा हेड आ रहा है टेल आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते।
वो कुछ भी आ सकता है। आउटकम्स एडवांस में प्रेडिक्ट करना हमारे लिए टफ काम होता है। तो उसी चीज़ को मैं लिखवा रहा हूँ, दिल पे पत्थर रख के लिख ही लीजिए। तो लिखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट में बच्चों मैं क्या लिखवा रहा हूँ, देखिए एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड, एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड random experiment if it satisfies the following two conditions, the following two conditions। ये कौन कौन सी कंडीशंस है भाई, मैंने बोला कौन कौन सी कंडीशन है। तो इट हैज़ मोर देन, जल्दी जल्दी लिख लो, मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स। और देखिए बच्चों मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा बहुत स्पेलिंग गलत होता तो उसको सही कर लीजिएगा। और दूसरा है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। एडवांस में हमारे लिए मुश्किल है, और इन्हीं कलेक्शन ऑफ आउटकम्स को बोलते हैं सैम्पल स्पेस। तो अगली हेडिंग में आप लिखो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सवाल ये उठता है कि कैसे इम्पॉर्टेंट है भाई, क्या इसने कर दिया कि इम्पॉर्टेंट हो गया, कुछ तो बताओ। तो देखो बच्चों, जैसे अगर हम सेट थ्योरी की बात करते हैं, तो सेट थ्योरी में जो अपना यूनिवर्सल सेट है वो सबसे बड़ा सेट होता है जिस कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाता है। तो उसी तरह से कह सकते हो अपने प्रोबेबिलिटी का ये सबसे बड़ा बॉस है। क्या है? बॉस है। इससे बड़ा कोई सेट नहीं होगा, ये सबसे मैंने सब है इसमें। छोटे मोटे जो चंगू मंगू है ना इवेंट के नाम पे, वो सब इसी के अंदर आएंगे। तो ये भाई साहब को अगर डील कर लिए तो उसी बाउंड्री में हम लोगों को खेलना कूदना है, पढ़ना है, तो सब आसानी से पढ़ लेंगे। तो सैम्पल स्पेस इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जनरली इसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। अगर कैपिटल एस ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रेजेंट है तो कुछ और सोचेंगे उस टाइम। तो ये क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ या द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। द सेट ऑफ, सेट जानते हो ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किसी ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन जो प्लेस टू प्लेस टाइम टू टाइम वेरी ना करे, उस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? सेट। हम लोग कलेक्शन बोलेंगे सिंपली। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैम्पल स्पेस, है ना, इतना सिंपल लिख लेना। जैसे अब मान लीजिए जैसे एक्सपेरिमेंट है, ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। एक कॉइन को हमने एक बार टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो या तो एच लिखा या तो टी लिखा। ये जो एच और टी है बच्चों, इनको कहते हैं सैम्पल पॉइंट। सैम्पल स्पेस से ही सैम्पल पॉइंट आया है। जैसे सेट का जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं, इस तरह से टर्म यूज किया जाता है, एलिमेंट्स, मेंबर्स। उसी तरह से इसके दो मेंबर हैं एच और टी, तो एच और टी को कहा जाएगा सैम्पल पॉइंट। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर इनके होने की जो चांसेज हैं अगर सेम होते हैं तो कहते हैं इनको इक्वली लाइकली, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि इनके होने के चांसेस सेम नहीं होंगे तो उसको कहेंगे नॉट इक्वली लाइकली। एक टर्म होता है, ये मैं एक एक करके वन बाई वन समझाते जाऊँगा। तो एक कॉइन को एक बार टॉस करोगे तो भैया कितने आउटकम्स हो गए हैं? तो आप कहोगे 2 आउटकम्स। अब 2 बार टॉस करते हैं इसी को। एक कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स। अब 2 टाइम टॉस करेंगे तो क्या होगा, पहले में हेड टेल, दूसरे में हेड टेल। तो हमने आपको पीएनसी में सिखाया था ना कि पहले एक्सपेरिमेंट के 2 आउटकम्स, दूसरे के 2 आउटकम्स, टोटल हो जाएंगे 4 आउटकम्स। तो क्या लिखेंगे? एच एच। ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं वैसे, आइडियल तो है, लेकिन अब ब्रैकेट लगाएं, कॉमा लगाएं, उससे टाइम बचाने के लिए इस तरह से लिख दिया जाता है, एच टी, टी एच और टी टी।
एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक कॉइन को आप 2 बार टॉस करते हैं या 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं, दोनों सेम होता है आउटकम्स के मामले में। वैसे ये हमारे ट्रायल्स अलग अलग हैं, लेकिन इनको सेम कहते हैं हम लोग। जैसे आउटकम्स लिखेंगे ना तो वो भी सेम आ जाएगा। आप कह सकते हो कि इसको समझने के लिए एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं तो टाइम लैग है। जैसे हमने टॉस किया आउटकम्स देखा, टॉस किया आउटकम्स देखा, तो उसी टाइम लैग को आप अगर 0 कर दो तो आपको ऐसे एहसास होगा, वैसे तो एक ही कॉइन है अपने पास, लेकिन एहसास ऐसे होगा इमेजिन करिए कि आप एक ही कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं। तो फ़र्क बस आएगा आपका, जैसे ये एक कॉइन को 2 बार टॉस किया तो ये पहला टॉस, ये दूसरे टॉस का आउटकम्स। और कई बच्चे जल्दीबाजी में HT और TH को सेम कर देते हैं। नहीं बच्चों, ये पहले में हेड आया है और पहले में टेल आया है, अलग अलग है ना, सेम नहीं करते। क्योंकि आपसे मैं पूछूं कि पहले में हेड है या टेल, तो आप 2 आंसर करोगे ना, तो जब 2 आंसर करोगे तो 2 आउटकम्स लिखोगे और कहीं कन्फ्यूजन नहीं होता है। और जब 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस कर देंगे तो पहला ऑर्डर पेयर में लिखेंगे फर्स्ट कॉइन, दूसरा सेकंड कॉइन, तो वो भी लिख लीजिए 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा, तो कहोगे कि सेम ही होगा। फर्स्ट कॉइन सेकंड कॉइन के लिए HT, TH और TT, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं। तो हमने अभी कुछ आपको बेसिक क्वेश्चन समझाए हैं। आपको हम कुछ क्वेश्चन देंगे जिसमें आपको सैम्पल स्पेस लिखना है। और जैसा कि बच्चों मैंने बताया ना कि इस टॉपिक को मैं इत्मीनान से पढ़ाऊँगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ सैम्पल स्पेस तक कवर करेंगे। जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इवेंट के बारे में जाएंगे। तो इत्मीनान से पढ़िएगा। हम चाहते हैं कि इत्मीनान से पढ़ें, जल्दीबाजी ना करें। पता चला इसको पढ़ भी लो, फिर कहोगे यार फालतू का पढ़ लिया उनका क्लास, उससे अच्छा नहीं पढ़े रहते। तो पढ़ोगे तो क्वेश्चन भी करोगे। तो देखो बच्चों, हमने एक साथ 2 क्वेश्चन लिख दिया है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आप आराम से भी कर सकते हैं अगर कोई बुक रेफ़र करते होंगे तो। मेरे ख्याल से आपको 12th और 11th की जो NCERT है वो ज़रूर करनी चाहिए फॉर JEE मेन, JEE एडवांस, और प्रीवियस ईयर्स के ज़रूर क्वेश्चन कर लीजिए। उसके बाद आप पाएंगे कि बहुत रेयर ही चीज़ें होंगी जो आपको पढ़नी होंगी। रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस, एक डाई को 2 बार रोल करें या 2 डाई को, पेयर ऑफ डाइस को 1 बार रोल कर दें, सैम्पल स्पेस सेम आएगा। और कैसे आएगा, पहले का सैम्पल स्पेस लिखना होगा तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, आउटकम्स 1 से लेकर कहाँ तक लिखेंगे, 1, 1, 1, 2, 1, 3। डाइस मतलब समझते हो ना, जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसमें जो टर्म पासा यूज़ करते हैं उसी को कहते हैं यहाँ पे डाइस। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पहले डाई का आउटकम्स कितने आएंगे, 1 से 6 तक, दूसरे के भी 1 से 6 तक। तो 6 आउटकम्स पहले के, 6 आउटकम्स दूसरे के, तो टोटल कितने होंगे 36, जिसको हम लोग PNC से आंसर कर लेते हैं। वहीं PNC से जो आंसर करते हैं यहाँ पे बच्चों सबसे आसान तरीका है। वैसे मैं डाई पे भी एक क्लास लूँगा पूरा अच्छे से, लेकिन इसको ना मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। एक 6x6 की मैट्रिक्स लिखो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे मैं आगे समझाऊंगा आपको। और ये कहाँ तक लिखेंगे, 1 6 तक। फिर आपका 2 1 से स्टार्टिंग होगा, कहाँ तक जाएगा 2 6 तक, और इस तरह से पूरा जाते जाते कहाँ तक चले जाएंगे 6 6 तक। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ पॉइंट्स इन सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 6 × 6 विच इज 36। आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। दूसरा बच्चों देखो यहाँ पे क्या है ना कि जैसे पहला पेयर ऑफ डाइस है तो रोल कर दिया हमने, आउटकम्स लिख दिया। ये जो सेकंड है इसको, जैसे एक कॉइन है अपने पास और उस कॉइन को अगर हम लोग टॉस करते हैं तो जैसे कि हम लोग जानते हैं 2 आउटकम्स आएंगे, हेड और टेल। यहाँ पे क्या है कि हेड और टेल दोनों के लिए कंडीशन अलग अलग है। मतलब एक एक्सपेरिमेंट अपना नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड है। और पहला जब हेड आता है तो क्या करते हैं कि एक बैग में 3 ब्लू और 4 वाइट बॉल हैं, उसको निकाल रहे हैं। इन बॉल के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, मतलब बच्चों इनको डिस्टिंक्ट माना जाएगा जब तक। और वैसे भी प्रोबेबिलिटी में कोई ज़्यादा खास फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि रेशियो लेते हैं। लेकिन हाँ, अपने मन से मानना होगा तो इनको डिस्टिंक्ट मानेंगे। तो कुछ लिखा नहीं है, अगर लिखा रहेगा तो आइडेंटिकल 3 आइडेंटिकल ब्लू 4 आइडेंटिकल वाइट बॉल लिखा रहेगा। लेकिन जब तक नहीं लिखा है तब तक उनको आप क्या मानोगे, अलग अलग, डिस्टिंक्ट। और अगर आपका टेल आता है तो क्या करते हैं, डाई को थ्रो कर देते हैं। तो आपको सैम्पल स्पेस लिखना है। तो ध्यान से थोड़ा देखिए,
लेट जो ब्लू बॉल्स हैं उसको हम लोग लिख देते हैं B1, B2, B3 एंड जो वाइट बॉल्स हैं उसको लिख दिया जाए W1, W2, W3 और W4। तो इसको इस तरह से स्टार्ट करते हैं बच्चों, इसको कहते हैं ट्री डायग्राम, जो डाटा स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अपने पास एक कॉइन था, इस कॉइन को टॉस किए तो 2 आउटकम्स आया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 बॉल निकालेंगे, 7 है ना टोटल, 3 और 4। तो ये B1, B2, B3, W1, ये थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा आप लोग, हमारी तरह आप भी डंडी मत खींचिए, W2, W3 और W4। और यहाँ पे आपके फिर से 6 आउटकम्स आ रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दिख रहा है ना सबको। हाँ, तो एक चीज़ ध्यान रखना, इसी को कहते हैं ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इन केस ऑफ बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, कोई इवेंट इक्वली लाइकली है या नहीं है, इक्वल प्रोबेबिलिटी से होगा कि नहीं होगा, वो इसके थ्रू समझ लेते हैं। जैसे आपको मालूम है, जैसे मैं ही कहूँ कि ये कोई मान लीजिए आदमी है, उसके ये 2 बच्चे हैं और इसके आपके 7 हैं और इसके 6 हैं। तो अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो क्या इन सबको सेम मिलेगा? तो आप कहोगे नो, क्योंकि यहाँ 7 हैं, यहाँ 6 हैं, अलग अलग मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी 6 रहते हैं, यहाँ पे भी 6, तब इक्वल मिल जाता है। तो उसी तरह इसी एग्जांपल से हम लोग आसानी से समझ लेंगे। और जहाँ तक सैम्पल स्पेस का सवाल है, उस चीज़ को अब कैसे लिखा जाए, तो देखो ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है। तो HB1, HB2, HB3, हेड आया तो फिर W1, W2, W3, W4, आप चाहो तो कॉमा लगा के लिख सकते हो। फिर टेल आया तो क्या रख रहे हैं, डाई थ्रो कर रहे हैं, तो T2, T3, T4, T5 और T6। तो ये हो गया सैम्पल स्पेस। ये सभी चीज़ें अगर हम लोग ड्रा किए रहेंगे तो प्रोबेबिलिटी समझना आसान हो जाएगा। इन सब की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग सैम्पल स्पेस सिर्फ डिज़ाइन करना सीख रहे हैं, और इसका नाम लिख लीजिएगा। वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट जानते हैं ट्री डायग्राम। ये ट्री ऐसे सुला नहीं रहता है, यहाँ से जब आप देखोगे ना, यहाँ से इस तरह से जब आप देखोगे ऐसे, तो आपको ट्री दिखेगा, लगेगा कि 2 टहनी हैं, एक टहनी के 5, एक टहनी के आपके 7 ब्रांच है और एक के क्या हैं, एक के क्या है भाई 6 ब्रांच हैं। तो इस तरह से आपको ट्री दिखता है। तो ये अभी हमने 2 क्वेश्चन समझाएं। रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस में कितने आउटकम्स, 36। इसमें तो आपका हो गया 7 + 6 विच इज़ 13 आउटकम्स। तो अब हम लोग लिखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने एक साथ 3 क्वेश्चन लिखा है, आप इत्मीनान से क्वेश्चन नोट करिएगा। जब तक हम कम्प्लीटली डिस्कस नहीं कर देंगे तब तक ये तीनों क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखे रहेंगे। तो देखो, आपका टाइम सेव हो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, नहीं तो एक एक करके करूँगा तो आप भी कहोगे कि आप बार बार लिख रहे हैं। एक ही बार लिख देते, फिर आराम से डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन तीनों अलग अलग टाइप के हैं। तीनों में क्या खास बात है, मैं एक एक करके 1 बाई 1 डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें लिखा गया है कि ए कॉइन इज टॉस टिल हेड अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब आपको एक कॉइन पकड़ा दिया जाता है, बढ़िया सा फेयर कॉइन। फेयर कॉइन बच्चों होता है जब दोनों तरफ जो क्या हो, दोनों तरफ एक तरफ हेड, एक तरफ क्या हो, टेल हो। एक काउंटरफिट कॉइन या बायस्ड कॉइन होते हैं जिनमें इक्वल आने की प्रोबेबिलिटी ना हो, या सोले टाइप का कॉइन जो अपने अमिताभ बाबू के पास रहता है, वो कॉइन। तो वो होता है आपका बायस्ड कॉइन, जिसमें हेड दोनों तरफ रहता है या टेल दोनों तरफ रहता है। तो जब तक कुछ नहीं कहा जाता है कॉइन को मानेंगे। तो कहानी ये है कि आपके पास कॉइन दिया गया, और जब तक आपके कहा गया है कि भैया जब तक टॉस करो, आपको तब तक टॉस करना है जब तक कॉइन पे हेड ना आ जाए आपका। तो क्या कर सकते हैं भाई, मान लीजिए मैं ही मुर्गा हूँ वो, तो क्या करूँगा मैं, क्या तो मैं पहली बार ही बाजी बांध लूँ H और कहूँ कहानी ख़त्म। ऐसा भी तो हो सकता है मेरा बैड लक आ गया, तो इसका मतलब पहली बार ना होके हमें दूसरी बार हेड मिला है। तो दूसरी बार हेड तब मिलेगा जब पहले बार क्या मिला होगा, टेल। ऐसा भी हो सकता है तीसरी बार हेड मिला हो या चौथी बार मिला हो। तो समझ ही गए होंगे, इस तरह से ये कंटिन्यूएशन में चलता जाएगा। तो ये रहेगा, इसमें इनफाइनाइट होगा आपका। आगे हम लोग प्रोबेबिलिटी का इस तरह के क्वेश्चन में कैलकुलेशन करते हैं तो इनफाइनाइट जीपी बनता है, जिसका सम का फॉर्मूला मैंने याद करवाया था।
याद करवाया था मैंने सम का फार्मूला। बताओ जल्दी बताओ क्या होता है। a/1 - r। भूल जाते हो ना, बहुत जल्दी भूलते हो तुम लोग, मैं जानता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये तो हो गया। अब अगला कौन है भाई? तो ए पर्सन इज़ नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट ड्यूरिंग ए बिजी हाईवे ड्यूरिंग ए ईयर along a busy highway during a year, राइट द सैम्पल स्पेस। मान लीजिए मैं ही वो पर्सन हूँ और मेरे को ड्यूटी लगा दी गई, भैया हाईवे है, बहुत ट्रैफिक, आपके हाथ में पेन है और 1 साल का जो ऑब्जर्वेशन है उसको आप डायरी में लिखिए। तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? तो सब कुछ अच्छा रहा, सभी लोग ट्रैफिक रूल को फॉलो करें, कोई चीज़ अनहोनी नहीं हुई, तो कोई नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट कितना होगा? 0। नेगेटिव में एक्सीडेंट होंगे क्या? क्या -1/2 टाइप के एक्सीडेंट होंगे? कहोगे सर ये कौन सा नंबर है, कुछ नहीं होगा, ना नेगेटिव होगा और ना ही फ्रैक्शनल होगा, या तो ये होल नंबर में आएगा। 0 मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, पूरा सेफ़। ऐसा भी हो सकता है साल भर में एक एक्सीडेंट हो जाए, या 2 हो जाए, या 3 हो जाए, या इस तरह से चलता रहे। वैसे हम नहीं चाहेंगे कि ये सब हो, लेकिन लिखना है तो सब तो लिख ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, ये एक नई चीज़ है और ये कहानी क्या है इसको थोड़ा समझना। जैसे कहानी ये है कि आपके सामने बहुत सारी बॉल्स हैं, मान लीजिए 10 हैं, तो हमें 2 बॉल निकालना होता है ना। तो एक बार क्या करते हैं, इसे हाथ रख के और 2 को निकाल लिया, तो इसको कहते हैं साइमल्टेनियसली ड्रॉ। तो इसमें क्या होता है कि अगर सामने 10 हैं, 10 के 10 डिस्टिंक्ट हैं और 2 निकालना है, तो NCR वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। और सामने वाली अगर बॉल आइडेंटिकल है तो उसका नंबर ऑफ़ वेज होगा 1, जो कि हम लोग PNC में पढ़ रखे हैं बहुत अच्छे तरह से। और बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि PNC का क्लास देखने के बाद ही इसको देखिएगा। कई तो सीधे पैराशूट लैंडिंग करेंगे और उनका पैराशूट क्लैश कर जाएगा प्रोबेबिलिटी में, कहेंगे पता ना क्या बता रहे थे, कुछ PNC कर रहे थे, PNC पढ़ा ही नहीं है, क्या कैसे समझें। अगर ऐसा नहीं रहता बच्चों तो इसको मैं पहले पढ़ाता ना PNC से, लेकिन है तभी तो कुछ कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा था कि आप 2 निकालें और निकल गए। दूसरा तरीका होता है कि 1 बाई 1 हम 2 को निकालेंगे, तो उसमें उसी को कहते हैं सक्सेशन, क्रमशः, रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट करके 2 चीज़ें आती हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये 2 चीज़ें हैं और इन दोनों को हम निकाल रहे हैं, तो एक निकाला फिर दूसरा निकाला, तो इसमें 2 केस बनते हैं। एक निकाला और फेंक दिया, तो जब दूसरा निकाला तो 10 से हो जाएंगे 9, फिर तीसरा निकालने जाएंगे तो 8 हो जाएंगे, तो वो डिपेंडेंट कहा जाता है, या उसी को कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, जिसको फेंक देते हैं हम लोग। और एक होता है कि निकाले फिर रख दिए, फिर दूसरी बार निकाले रैंडमली, तो उसमें क्या होता है, जब भी हम लोग निकालते हैं तो हमें एक फ्रेश स्लॉट मिलता है। मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि पहली बार निकाल रहे हैं कि दूसरी बार निकाल रहे हैं कि तीसरी बार निकाल रहे हैं। भैया ज़िंदगी भर निकालो, क्या फ़र्क पड़ता है, 10 बार निकालो, 100 बार निकालो, बार बार वहीं रिपीट कर रहे हो तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा वहाँ पे। तो इसको कहते हैं बच्चों रिप्लेसमेंट। तो ऑब्जेक्ट को लेकर केस 2 बनते हैं। वैसे मैंने ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें रेड और ये 3 आइडेंटिकल ग्रीन बॉल है, यहाँ टर्म लिखा है तो हम लोग भी लिखेंगे। तो 2 बॉल निकालना है, पहले में रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो पहले पार्ट का आंसर क्या लिखेंगे? तो कहेंगे रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि रेड आए फिर वाइट आ जाए, फिर वाइट आए रेड आ जाए। वाइट की जगह पे ग्रीन लिखा है तो ग्रीन लिखेंगे, जो भी कलर रहेगा उस पर मत जाएंगे। तो रेड और उसके बाद ग्रीन, जी लिख देते हैं ग्रीन के लिए, या GR या GG, ऐसा भी हो सकता है। दूसरे केस में जब रिप्लेस करेंगे तो क्या यही आउटकम्स रहेंगे या कुछ चेंज होगा? बताओ। तो कहोगे कि हाँ सर चेंज तो हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि पहले में भी रेड, दूसरे में भी रेड, फिर अब बाकी सब सेम रहेंगे, RG, GR और अपना GG। तो ये हो जाएगा आपका आउटकम्स। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने हर तरह के सैम्पल स्पेस डिज़ाइन करना सीख लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्म करें। और अगली क्लास में हम लोग अपने इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट, डेफिनेशन ऑफ इवेंट, जितने तरह के इवेंट्स होते हैं पूरा पढ़ लिया जाएगा। तो अब क्या करना है, तो आपको इसको एकदम अच्छी तरह से कॉपी पे नोट कर कर के पढ़ना है। देखिए बच्चों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप लोग को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है ना कि मैं देखा हूँ, मेरा अभी तक का ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे पहली क्लास बड़े अच्छे से देखते हैं। मैं जैसे लेक्चर्स देखता हूँ तो पहला लेक्चर का व्यूज़ इतना पहाड़ जैसे, दूसरे लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में, मतलब आगे जाते जाते लगता है जनता खुश हो जाती है, जबकि वो नहीं है। आपको भी मालूम है ना कि JEE मेन, JEE एडवांस का जो पेपर का वो जो 3 और 6 घंटे हैं वहीं डिसाइड करेंगे। तो आप लोगों को ये अगर मेंटलिटी रहेगी भैया पहला क्वेश्चन तो एनर्जी में कर लिया और दूसरे क्वेश्चन में एनर्जी डाउन,
तो फिर कैसे होगा बताओ? ऐसे तो नहीं चलेगा ना। जैसे मान लीजिए 75 क्वेश्चन आएंगे पीसीएम के, आपने फिजिक्स से ही स्टार्ट किया, पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, तीसरे में आप सरेंडर बोल दिए, तो फिजिक्स में क्या स्कोर कर पाओगे? उसी तरह से केमिस्ट्री मैथ का हाल है। अब 5 क्वेश्चन तो करना नहीं है आपको, तो 25 तक जाना है ना एक सब्जेक्ट में, तो पहला से लेकर 25वें तक एनर्जी सेम होनी चाहिए। यहाँ जनता अलग ही हाल है। अरे भाई इसमें तो ये सोचना चाहिए एक दिन और कम ही प्रिपरेशन करनी है, एक दिन और कम करनी है, एक दिन और कम करनी है। और आप प्रिपरेशन पे ध्यान दें, एनटीए की वेबसाइट जो है उससे अपडेट रहें, बाकी चीज़ों को इग्नोर करिए। तो बच्चों आप मोटिवेटेड रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव ए ग्रेट डे।